दोस्तों, कब तक भागोगे खुद से बहाना बनाकर? कब तक भागोगे खुद से बहाना बनाकर? जिंदगी आसान नहीं, एक जंग है समझा कर। इस जंग को जीतने की हर अस्त्र शस्त्र है तुम्हारे पास। इस जंग को जीतने की हर अस्त्र शस्त्र है तुम्हारे पास। कभी देख तो खुद के अंदर झांक कर। दोस्तों, मैं इस बात को इसलिए बोला यहाँ पे कि जो चीज़ें हम लोग क्लासेस कर रहे हैं ज्योग्राफी, हो सकता है कि आपको, जो आप जानते हैं कि अगर आप मेरे चैनल का रेगुलर फॉलोअर हैं तो आप जानते हैं हम लोग ज्योग्राफी चला रहे हैं, और ज्योग्राफी में जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो शायद आपके लिए बहुत नया हो, और आप पहली बार हो सकता है कि सुन रहे हो, जान रहे हो, पहचान रहे हो, उससे परिचित हो रहे हो, तो हो सकता है कि आपको वो टॉप लग रहा हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें। लेकिन सच है दोस्तों कि कड़वी चीज़ जो होती है ना, सच वो जो अच्छी चीज़ होती है वो कड़वी होती है। अगर आपको क्वालिफाई चाहिए, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ना ही होगा। बिना इसके पढ़े अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर लूँगा, तो ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है। अगर आप किसी महाद्वीप या के देशों को उठाकर उसके राजधानी रट ले, कुछ लोकेशन को रट ले, तो आपको लगता है कि ऐसा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो ऐसा कभी नहीं आता है, और ना ही उससे आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाइएगा। हाँ, वनडे एग्जाम के लिए हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो, लेकिन अगर आप किसी पीसीएस या जो भी पब्लिक कमीशन सर्विसेज है, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी एक्सेट्रा, जो भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी है, अगर आप चाहते हैं उसको क्वालिफाई करें, तो आपको ये चीजें पढ़नी ही होगी। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसके बदले जो चीजें आपको इंटरेस्टिंग लग रही है वो चीजें पढ़ के निकल जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए छोड़िए खुद से बहाना बनाना छोड़िए, और जिंदगी जंग है, इससे लड़ना सीखिए। आप जितने अच्छी तरीके से फाइट कर पाइएगा, उतना अच्छा आप क्या सर्वाइव कर पाइएगा। दोस्तों, डार्विन ने बोल के गया था, एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने बोल के गया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो यहाँ पे फिट है वही सर्वाइव कर सकता है। लेकिन कंपटीशन की दुनिया में एक नया सेंटेंस यूज हो रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट। जो जितना तेज है, जो जितना स्मार्ट है, जो जितना स्मार्ट वर्क करेगा, वही इस कंपटीशन की दुनिया में सरवाइव कर पाएगा। अगर आप में थोड़ी सी भी लेजीपन है, थोड़ा सा भी आप सोचते हैं कि हमको ये चीजें पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, लाइक ज्योग्राफी हमको पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, हिस्ट्री हमको पढ़ने में अच्छी नहीं लगती है, हमको पॉलिटी पढ़ने में अच्छी लगती है, तो हम ज्योग्राफी को छोड़ दिया, फिर पॉलिटी को छोड़ दिया, फिर ज्योग्राफी अच्छी लगती है, पॉलिटी अच्छी नहीं लगती है, उसको हम छोड़ के निकल जाए, तो ये संभव ही नहीं है। अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है ऑल इंडिया के बच्चों से है। जो सपोज कीजिएगा आप गांव से हैं, तो जो बच्चे दिल्ली में बैठ के पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इलाहाबाद में, प्रयागराज में बैठ के पढ़ रहे हैं, जो बच्चे लखनऊ में हैं, या फिर अदर किसी अच्छे जगह पे है जहाँ पे अच्छी कोचिंग, महंगी कोचिंग है, वहां बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका कंपटीशन उससे है, न कि आपके गाँव पड़ोस से है। तो इसीलिए आपको छोड़ के आप नहीं निकल सकते, कोई भी चीज को छोड़कर नहीं निकल सकते। आपको पढ़ना ही है, चाहे समझ में आए या ना आए, आपको समझना ही पड़ेगा। आपको इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, ये आप सिलेबस इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप सिलेबस, जैसे यूपीएससी संस्था सिलेबस दे रही है, तो आपसे पूछ के थोड़ी देगी आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगता है। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है, तो चलो हम हिस्ट्री से आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ने में अच्छा लगे ना लगे, यूपीएससी का सिलेबस से आपको पढ़ना है, अगर आप एग्जाम को चाहते हैं कि क्वालिफाई करें तो। इसीलिए बहाना खुद से बनाना छोड़िए, आप इस जिंदगी के जंग को लड़िए और जीतिए। मैं आपके साथ हूं, हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर इस जंग को जीतेंगे और आसानी से जीतेंगे। तो आज हम लोगों ने भू संचलन का सेकंड क्लास है इसका, और टोटल ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये शायद 13वीं क्लास होगी, ये 13वीं कक्षा होगी। किसका? संपूर्ण ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? भू संचलन, अर्थ मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पिछले क्लास का दे रहा हूँ। हम लोगों ने भू संचलन में देख लिया था, इसका भूमिका देख लिया था, वर्गीकरण देख लिया था, और वर्गीकरण में देखा था अंतर्जात भू संचलन और बहिर्जात भू संचलन। अब वर्गीकरण में हम लोगों ने अंतर्जात भू संचलन को आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इसको डिलीट करना चाहे, किसको? वर्गीकरण को, क्योंकि ये वर्गीकरण किसका है? भू संचलन का है, जिसको दो वर्गों में बांटा गया है, अंतर्जात भू संचलन और बहिर्जात इंडोजेनेटिक
और एक्सोजेनेटिक। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, प्रभाव बाद में देखेंगे। भूमिका को हम लोगों ने देख लिया है। अंतर्जात बल में हम लोगों ने अर्थ देख लिया था, उत्पत्ति के कारण देख लिया था। अगर आप इससे पिछले वाला कक्षा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसका पिछले वाला कक्षा जो अर्थ मूवमेंट का पहली कक्षा है, 15 मिनट का वीडियो है, उसको देख के आइए। तो उसके बाद से इस कक्षा को देखिए और नोट्स बनाइए। अब हम इसके प्रकार को देखेंगे। किसके प्रकार को? तो इसके प्रकार को अंतर्जात भू संचलन के प्रकार को देखेंगे। उससे पहले मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को समझ रहे हैं कि अगर आपको फाइट करना है तो फास्टेस्ट होना पड़ेगा, तेज होना ही पड़ेगा। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं भू संचलन को लेके। ये भूमिका को मैं डिलीट कर रहा हूं। अब हम प्रकार पढ़ रहे हैं और किसका प्रकार? भू संचलन में अंतर्जात भू संचलन का प्रकार पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले देखिए, अंतर्जात भू संचलन जो है वो 2 प्रकार का होता है। अंतर्जात भू संचलन, ये भू संचलन में हम लोग इसको डिवाइड जब किए थे तो ये अंतर्जात भू संचलन और बहिर्जात भू संचलन में डिवाइड किए थे। तो अंतर्जात भू संचलन जो है, अंतर्जात, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं क्योंकि ये टाइम का बचत होगा इससे। अंतर्जात भू संचलन, ठीक है। अंतर्जात भू संचलन में इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक गति के आधार पे, हाँ एक बात और याद रखिएगा कि इसको गति के आधार पे 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मंद अंतर्जात भू संचलन या मंद भू संचलन बोल सकते हैं, और दूसरा तीव्र भू संचलन या आकस्मिक भू संचलन बोल सकते हैं। तो ये पहला क्या है? ये पहला है मंद। 1 मिनट में देख लेना कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम थे कहां पे? इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप इसको समझ जाइएगा। मैं पहला जो है वो है मंद गति। मंद गति क्या? मंद गति भू संचलन, मंद गति। अब मैं इसको लिख दे रहा हूं संक्षेप में, भू संचलन, ठीक है। दूसरा है तीव्र गति, ठीक है, तीव्र गति भू संचलन, तीव्र गति भू संचलन। इसको देखिए दोस्तों, इसको पटल निरूपण भू संचलन में बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, क्या? पटल निरूपण भू संचलन। इसको और में बोलते हैं पटल निरूपण भू संचलन, ठीक है। और इसको और में बोलते हैं आकस्मिक भू संचलन। इसको आप लिख लीजिए, आकस्मिक भू संचलन बोलते हैं। तो पटल निरूपण इसलिए मैंने लिख दिया कि इसको लेकर हमको आगे भी बढ़ना है। और उसको देखिए, अब इसमें क्या क्या आता है 2 वर्गों में, तो इसको हम डिवाइड कर दिए। अब हम देखते हैं मंद गति, सॉरी मैंने मद लिख दिया, मंद गति भू संचलन में होता है। मंद गति भू संचलन जिसको पटल निरूपण भू संचलन बोलते हैं, और तीव्र गति जिसको आकस्मिक भू संचलन भी बोलते हैं। तो मंद गति भू संचलन में होता क्या है? जितने भी पृथ्वी के सतह पे वे क्रिया, जैसे कि जिससे महाद्वीप बनता है, ठीक है, भ्रंशन की घटनाएं होती है, भ्रंशन का निर्माण होता है, भ्रंशन की घटना से भ्रंश का निर्माण होता है, या फिर आप बोल सकते हैं पर्वत का निर्माण होता है। इन सब चीजों का निर्माण जिससे जो मंद गति से हो, जैसे कि हिमालय का निर्माण। अब अचानक हिमालय तो बनेगा नहीं, अचानक उसको बनने में करोड़ों वर्ष लगेंगे। अब जैसे कि अभी एक आप पढ़े होइएगा, अगर जो भी का कोई रेफर कर रही होगा, कोई बुक रेफर कर रहे होगे, तो उसमें ये दिया है कि हिमालय जो अभी भी घसक रहा है और उसका ऊंचाई बढ़ रहा है। तो अब मान लीजिए कि इसको तो देख नहीं पाएगा ना, ये तो इतनी मंद गति से हो रहा है। जैसे कि आप जब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में लेके चलेगा आपको, तो अफ्रीका में अब वहां पे एक भ्रंशन का निर्माण हो रहा है, और वो अब अफ्रीका महाद्वीप जो है वो टूट के 2 भागों में बढ़ जाएगा। इस तरह से हम लोग वहां पे जाके पढ़ेंगे, और वो कौन सी भ्रंशन है वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो ये घटनाएं इतनी जल्दी तो हम लोग नहीं हो रही कि हम लोग उसको देख सके। ये घटनाएं करोड़ों वर्षों में होती है, लाखों वर्षों में होती है। तो इसीलिए इसको मंद गति भू संचलन बोलते हैं। और पटल निरूपण यानी कि जितनी भी वे क्रिया, सॉरी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लगा दिया। सुबह आज अभी 8 बज रहा है मॉर्निंग में, और दिल्ली में इस समय तक लोग उठ जाते हैं, तो थोड़ा सा बाहर हो सकता है कि आपको बाइक वगैरह का आवाज आ रहा है बच्चों को। तो मैं ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा नहीं, मुश्किल से 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज हो सकता है कि आ रहा होगा, तो वीडियो क्लियर नहीं आएगा, वॉइस क्लियर नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं तेज बोल रहा हूँ। तो मंद गति भू संचलन में वे क्रिया आती है जिससे महाद्वीप का निर्माण होता है,
पर्वत का निर्माण होता है, भ्रंशन की निर्माण होती है, निर्माण जो भ्रंशन की क्रिया से भ्रंश का निर्माण होता है, इन सब चीजों का जिसकी जो मंद गति से होता है, जिसको हम लोग फील नहीं देख नहीं पाते हैं, उसको हम एकदम आराम से लाखों वर्षों में होती है, उसको क्या बोलते हैं? मंद गति भू संचलन। ठीक है। और ये किस कारण होता है, ये हम अब जब हम पटल निरूपण सिद्धांत को एक एक करके पढ़ेंगे, मतलब इसको आगे अब इसको भी डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग, तो उस चीजों को हम देखेंगे। तीव्र गति भू संचलन में और आकस्मिक भू संचलन में क्या आ जाएगा? जैसे इसमें ज्वालामुखी हो जाएगा, अचानक से ज्वालामुखी आएगा, कुछ ही पल में सब कुछ मिटा कर रख देता है। ज्वालामुखी हो गया, ये फिर भूकंप हो गया, जो कि आकस्मिक घटनाएं हैं, जो तुरंत आता है, जिसे दोनों में डिफरेंट समझ पा रहे हैं। एक महाद्वीप का निर्माण, पर्वत का बनना, भ्रंश का बनना, इन सब चीजों को अब इसमें आप देख सकते हैं। तो ये मंद गति से होने वाली क्रियाएं हैं, जबकि ये आकस्मिक तीव्र गति से होने वाली क्रिया है। ज्वालामुखीता की घटना या फिर भूकंप आया, ये सब चीजों को तीव्र गति भू संचलन में रखते हैं। अब देखिए, जब आप इसके कारण को पढ़िएगा, जैसे कि हम ये पढ़े कि पटल निरूपण सिद्धांत में जब मंद गति भू संचलन में कि कोई भ्रंश हो रहा है, भ्रंशन की घटनाएं हो रही है, कोई भ्रंश का निर्माण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या फिर किसी पर्वत का निर्माण हो रहा है तो यह क्यों हो रहा है, तो इन सब चीजों को हम लोग जब प्लेट विवर्तन की थ्योरी पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो कैसे प्लेटें मूव कर रहे हैं और प्लेटों को मूव करने के कारण कैसे पर्वत का निर्माण हो जाता है, या फिर कैसे भ्रंश का निर्माण हो जाता है, तो इन सब चीजों को हम लोग कहां पढ़ेंगे? इसके कारण को, इसका कारण जो है उसको हम लोग किसमें? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अच्छे से अध्ययन करेंगे। वो हमारा एक टॉपिक ही है और बहुत बड़ा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो अब इसका टेंशन मत लीजिए, इसका कारण क्या है और इसका कारण हम लोग आगे भी देख लेंगे कि जो हम लोग पृथ्वी के अंदर जाकर हम लोग पढ़ रहे थे ध्रुव मंडल, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घटनाएं होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हलचल होती है, उन हलचल के कारण जैसे मैग्मा निकलता है बाहर ज्वालामुखी तक, तो उस समय ये घटनाएं घटती है। और इसका कारण जो है हम लोग आगे देखेंगे बहुत ही विस्तार से, किसमें? पीटीटी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देख लेंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं जैसे हम जान गए कि इसमें मंद गति भू संचलन और पटल निरूपण भू संचलन। अब देखिए, अब इसको डिवाइड करते हैं, इसको पटल निरूपण जो सिद्धांत है, पटल निरूपण भू संचलन सिद्धांत में बोल दिया, पटल निरूपण भू संचलन जो है इसको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है महादेश जनक भू संचलन। मैं अब इसको डिलीट करके इधर ही लिख देता हूं मैं, आप इसको लिखिएगा जिस तरह से आपको नोट्स में सुविधा पड़े उस तरह से लिखिएगा। तो इसमें पहला है महादेश जनक भू संचलन। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, भू संचलन, महादेश जनक भू संचलन। दूसरा है समस्थितिकी, मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं छोटा छोटा थोड़ा लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, तो भू संचलन। ठीक है, समस्थितिकी। तीसरा है सुस्थैतिकी, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, सुस्थैतिकी, समस्थैतिकी और महादेश जनक। अब देखिए, अब जो है इसमें अब ये डिवीजन इसका है, इसको 3 भागों में बांटा गया। पटल निरूपण सिद्धांत भू संचलन जो है, मैं बार बार सिद्धांत बोल दे रहा हूं, पटल निरूपण भू संचलन जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला महादेश जनक भू संचलन, दूसरा है समस्थितिकी और तीसरा है सुस्थैतिकी। अब देखिए, हम इसमें तीनों में जो है ये थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होगा। कौन? महादेश जनक भू संचलन, कि इसमें थोड़ा सा डिटेल में इसको जाना होगा। तो सबसे अगर जब डिटेल में उसी को पढ़ना है तो इससे पहले इसको 2 को इरेज करना होगा, डिलीट करना होगा, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा है इसको पहले देख ले। तो मैं इसको केवल समझा दे रहा हूं, आपको नोट्स में जिस तरह से आसानी पड़े उस तरह से लिखिएगा। तो देखिए, पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर दोनों हैं, पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर दोनों हैं। तो अब देखिए, महाद्वीप पे अगर आप महाद्वीप पे जाइएगा तो महाद्वीप की बात हम करें तो महाद्वीप पे क्या है? महाद्वीप पे पर्वत है, पठार है, नदी है ना, रेगिस्तान है, मरुस्थल जिसको बोलते हैं, मरुस्थल है, इत्यादि सब चीजें हैं, मैदान है। और इन सब चीज, इनका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है अलग अलग है, घनत्व अलग अलग है। और जब इनका घनत्व अलग है तो ये बल आरोपित जो कर रहे हैं, इनके घनत्व अलग अलग है तो ये भिन्न भिन्न बल आरोपित भी कर रहे हैं। बावजूद इसके ये क्या, इसमें संतुलन बना हुआ है। और इन संतुलन का कारण जो है, महाद्वीप पर संतुलन जो बना हुआ है इन सब चीजों में, उसका कारण है समस्थितिकी समायोजन है। सॉरी, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूं,
ये समस्थिति की, मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया, समस्थिति की समायोजन है, ये महादेश जनक भूषण चलन है। ये समस्थिति की समायोजन आप लिख लीजिएगा, समायोजन, समायोजन, इस ये भी क्या है, सुस्थिति की समायोजन है। तो इस तरह से क्या समस्थिति के समायोजन के कारण ही महाद्वीप पर जो पर्वत है, पठार है ना, नदी है, मैदान है, इन सब चीजों का डेंसिटी अलग अलग है, और डेंसिटी अलग होने के कारण ये बल आरोपित जो करते हैं वो अलग अलग करते हैं, फिर भी इनमें बैलेंस बना हुआ है। इनमें जो बैलेंस है वो किसके कारण है, समस्थिति की समायोजन के कारण ही बैलेंस बना हुआ है। यही चीजों को, सेम जो चीजें हैं जब मैं बोल रहा हूं, महाद्वीप, पर्वत, पठार जो है, इन सब चीजों को आप समुद्र में लेके जाइए, महासागर में लेके जाइए, तो महासागर का जो तल होता है वहां भी आपको पर्वत, पठार, खाई, ये सब चीजें देखने को मिल जाएगी। और इन सब का भी डेंसिटी अलग अलग है, ये भी अलग अलग क्या बल आरोपित करते हैं। और इनमें जो संतुलन बना हुआ है, जो बैलेंस बना हुआ है, उसका कारण क्या है, सुस्थिति की है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। महाद्वीप पे पर्वत, पठार जो अलग अलग है, इनका डेंसिटी अलग है, और डेंसिटी अलग होने के कारण ये बल आरोपित करते हैं, वो भी अलग है, फिर भी इनमें बैलेंस बना हुआ है। किसी कारण, समस्थिति के कारण। और समुद्र में सेम अवस्था जो है वो सुस्थिति की समायोजन के कारण है। अब हम इसको इरेज करते हैं, डिलीट करते हैं, और चलते हैं महादेश जनक भूषण चलन पे, जो थोड़ी सी इसको क्या गहराई से अध्ययन करना होगा। तो आप चलिए देखते हैं हम क्या है महादेश जनक भूषण चलन। महादेश भूषण चलन बेसिकली देखिए है क्या, महादेश भूषण चलन जो है, इसको आप ये बोल सकते हैं, अर्थ में अगर इसकी बात करें हम, तो अर्थ के, होल्ड ऑन, हाँ, तो हम बोल रहे थे कि महादेश भूषण चलन के अर्थ की बात करें तो देखिए ये ऐसा है कि जिससे महाद्वीपों का निर्माण होता है, महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है। ऐसा भूषण चलन जिससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हो, उसको क्या बोलते हैं, महादेश जनक भूषण चलन बोलते हैं। इसी कारण महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है। और इसको बल के आधार पर दो वर्गों में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। बल के आधार पर दो वर्गों में बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे बल की दिशा, इसमें बल की दिशा के आधार पर हम अगर इसकी बात करें, आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते बल के आधार की दिशा पर। लेकिन देखिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। एक ऊर्ध्वाधर हम बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर, सॉरी मुझे लिखने की जो थोड़ी सी आदत है वो मैं पेन कम ही उठा पाता हूं, इसीलिए आप देख ली, मैं बोल देता हूं लेकिन उन चीजों को मैं बोल दे रहा हूं। एक ऊर्ध्वाधर हो गया और दूसरा क्षैतिज हो गया। क्या हो गया, क्षैतिज। ठीक है, अब देखिए इससे जो है, इससे बेसिकली महाद्वीप का निर्माण होता है और इससे पर्वत वगैरह का निर्माण होता है। इससे जो देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल से, फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए कि मैं एक फिगर ऐसा ड्रॉ करूं, ठीक है, ये एक फिगर, और यहां तक मान लीजिए कि ये समुद्र है, नीचे समुद्र है, ठीक है, ये क्या है, महासागर है, और ये महाद्वीप है हमारा। तो अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण, अगर पृथ्वी के आंतरिक को हम लोग अंतर्जात बल पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण, किसी कारणवश अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण, सपोज कीजिए कि ये जो महाद्वीप का हिस्सा है, महाद्वीप का हिस्सा है, इसका उत्थान हो जाए, इसका उत्थान हो जाए, ये ऊपर उठ जाए, ठीक है, या फिर अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण महाद्वीपों का कोई हिस्सा नीचे धंस जाए, ठीक है, नीचे धंस जाए, ऐसे भी हो सकता है। यही सेम चीज, सेम कंडीशन महासागर में भी हो सकता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण महाद्वीपों का कुछ हिस्सा क्या हो सकता है, ऊपर उठ सकता है। जब महासागरीय क्रस्ट जो होता है उसका कुछ हिस्सा ऊपर उठ सकता है, या फिर महासागरीय क्रस्ट का कुछ हिस्सा नीचे आ सकता है। तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, ये महादेश जनक से ऊर्ध्वाधर जो बल होता है, इसी कारण। अब देखिए, इसको अधोमुखी और किसमें, ऊपरीमुखी बल में भी बांट सकते हैं। ऊपरीमुखी में अधोमुखी या ऊपरीमुखी बोल सकते हैं। अगर ऊपर उठ रहा है तो उसको ऊपरीमुखी बोल सकते हैं, और नीचे जा रहा है तो उसको अधोमुखी बोल सकते हैं। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण महाद्वीप का कोई हिस्सा ऊपर उठ जाए या फिर नीचे धंस जाए, या महासागरीय तल का कोई हिस्सा, कोई पर्टिकुलर हिस्सा ऊपर उठ जाए और नीचे धंस जाए। अगर ऊपर उठ रहा है तो उसको ऊपरीमुखी, और नीचे धंस रहा है तो उसको अधोमुखी बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों जो है किसका एग्जांपल हो जाएगा, अधोमुखी का, जबकि ये दोनों ऊपरीमुखी का। अब इसको बोलते क्या है, तो इसको उत्थान बोलते हैं, तो इसको अवतरण बोलेंगे। ठीक है, इसको उत्थान बोलेंगे, इसको अवतरण बोलेंगे, इसको निर्गमन बोलेंगे, और इसको निमजन बोलेंगे। याद रखिएगा, इसको निमजन बोलेंगे। मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है,
इसको क्या बोलेंगे, इसको उत्थान बोलते हैं। अगर महाद्वीपीय का कोई हिस्सा ऊपर उठ रहा है, इसको उत्थान बोलेंगे, ठीक है, इसको उत्थान बोलेंगे, इसको अवतलन बोलेंगे, अवतल, ठीक है, और अवतल ही बोलेंगे ना। 1 मिनट होल्ड करिएगा। अवतलन, हाँ अवतलन बोलेंगे, ठीक है, आप याद रखिएगा अवतलन बोलेंगे, ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन था मुझे, और इसको अवतलन बोलेंगे। उसी तरीके से अगर ये ऊपर उठ रहा है तो इसको निर्गमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्गमन, निर्गमन में बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। जबकि अगर इसका महासागरीय तल का कोई हिस्सा, महासागरीय तल का कोई हिस्सा नीचे धस रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको निमजन बोलेंगे। याद रखिएगा क्या बोलेंगे, निमजन, ठीक है, ये डबल ज है, निमजन, याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरी बातों को समझ गए। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। तो कृष्ण और गोदावरी का जो आप देखते हैं, जो हिस्सा नीचे धसा हुआ, कृष्ण और गोदावरी का बेसिन, जो बेसिन वाला क्षेत्र जो देखते हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भारत में, ठीक है। उसी तरह से नार्वे का तटीय प्रदेश जो है लगभग 1.5 मील के आसपास ऊपर उठ गया है, वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका, उत्थान का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे क्या इन सब चीजों को। अब देखिए आगे हम देखते हैं क्षैतिज बल। क्षैतिज बल का प्रकार होता है, इसके क्षैतिज बल, देखिए क्षैतिज जो होता है, जैसे बल की दिशा के आधार पर हम लोग इसको 2 भाग में ध्रुवाधर क्षैतिज। तो क्षैतिज में क्या होता है, इसके कारण अगर हम क्या उत्थान हो रहा है, अवतलन हो रहा है, भ्रंशन, ये कहीं दूब बन जाएगा, ठीक है, तो कहीं खाई हो जाएगा, कहीं क्या भ्रंशन की घटनाएं हो जाएगी, तो कहीं उत्थान के कारण कहीं उत्थान हो जाएगा, इस तरीके से देखेंगे। लेकिन क्षैतिज में देखिएगा तो उसके कारण बेसिकली पर्वत का निर्माण होता है। और कैसे होता है उस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और आप इसको आप लिखिएगा, उत्थान अवतलन सबको लिखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि ये आपके पूरे, अब जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे तब तक आप इसको रिवीजन करना ही होगा, तभी जाके क्वालिफाई आप कर पाइएगा किसी भी एग्जाम को, ठीक है, किसी पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं क्षैतिज की। अब देखिए क्षैतिज का वर्गीकरण, ये बेसिकली पर्वत निर्माणकारी क्या है, बल है, पर्वत निर्माणकारी बल है। इसमें पहला जो है वो है, पहला है संपीडनात्मक भूसंचलन, संपीडनात्मक भूसंचलन, आप लिख लीजिएगा भूसंचलन, ठीक है, भूसंचलन। और दूसरा है तनावमूलक भूसंचलन। दूसरा क्या है, तनावमूलक भूसंचलन। तो हम लोग पहले का चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहला संपीडनात्मक, और देख संपीडनात्मक अगर हम देखें कि संपीडनात्मक होता क्या है, तो बेसिकली जो संपीडनात्मक, आप समझ पा रहे हो, बातों से ही समझ पा रहे हैं। तो देखिए कभी ऐसा हो सकता है पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण कि सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूं, संपीडनात्मक जो है, जैसे एक ये प्लेटें हैं, मैं आपको इस सब बातों को बाद में बताऊंगा, सब चीजों को जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो संपीडनात्मक बेसिकली मैं देख रहा हूं भूसंचलन होता क्या है। तो संपीडनात्मक देखिए ये दोनों प्लेटें हैं, अगर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही है, जैसे एक दूसरे से कोलिजन कर टकराने वाली है ये प्लेट, तो बीच में जो भी चीजें, जो जैसे मैदान है, पठारी भाग है या फिर मैदानी भाग है, अब यहाँ पे क्या होगा, या इसको ये प्लेटें जो है क्या करेगी, ये प्लेटें इसको दबाएगी, प्रेस करेगी, संपीडनात्मक बल के कारण ये जो होगा, अब इसमें ऐसे मोड़ पड़ जाएगा, यानी कि पर्वत का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, पर्वत का निर्माण, ये ऊपर उठेगा और पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो इसमें इस तरीके से पर्वत का बेसिकली निर्माण हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, संपीडनात्मक बल के कारण, संपीडनात्मक भूसंचलन में संपीडनात्मक बल के कारण जो होता है पर्वत का निर्माण हो जाता है। मैं बताया था क्षैतिज जो है वो बेसिकली पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन है। और इसमें क्या संपीडनात्मक भूसंचलन में, इसको अगर हम 2 भागों में वर्गीकरण, संपीडनात्मक और तनावमूलक भूसंचलन में, तो संपीडनात्मक बल में पर्वत का निर्माण हो जाता है, क्योंकि 2 प्लेटें एक दूसरे से एक दूसरे को प्रेस करते हैं, बीच का जो हिस्सा होता है वो ऊपर उठ जाता है और वो पर्वत के आकार का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये पर्वत का निर्माण हो जाता है। अब देखिए इसका हम लोग तनावमूलक बल की बात कर रहे थे, दूसरा क्या है तनावमूलक बल, दूसरा क्या है तनाव। आप इस बात को नोट्स बनाइएगा, तनावमूलक भूसंचलन, सॉरी मैं बल बोल रहा हूं, तनावमूलक भूसंचलन। अगर मेरे से कभी कभी हो सकता है कि मैं इधर उधर सेंटेंस बोल दूं, तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो तनावमूलक भूसंचलन जो है, इसमें क्या होता है, ऐसे 2
सपोज कीजिए कि मैं अभी बोल रहा था भ्रंशन की घटनाएं जो होती है ये तनाव मूलक बल के कारण होती है। अगर सपोज कीजिए कि कोई प्लेट है, ठीक है, अगर इस तरीके से मैं मान लूं, अब यहाँ पे दरार, इसमें एक दरार पड़ने लगी और दरार पड़ते पड़ते ये यहाँ से धीरे 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 टूटने लगा और टूट कर क्या हुआ, इसमें तनाव कारण ये हिस्सा इधर चले गया और ये हिस्सा इधर चला गया, ठीक है। जब ये हिस्सा, तो अब बीच में एक भ्रंशन की घटनाएं होगी, एक खाई का निर्माण होगा, एक भ्रंश का निर्माण हो जाएगा और यही होता है तनाव मूलक बल के कारण क्या होता है, भ्रंशन की घटनाएं हो जाती है। मैं देख लेता हूं वीडियो लंबा कितना हो गया, अगर ज्यादा लंबा हो तो मैं इसको यहीं पे रोकूंगा। हाँ, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें हम लोग आज पढ़े, संपीड़नात्मक भू संचलन, तनाव मूलक भू संचलन, इन सब चीजों को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे। अब देखिए मैं बोला ना कि अगर ये प्लेटें टूट कर ये जो है ये पार्ट इधर हो रहा है और ये पार्ट इधर हो रहा है, यहाँ पे दरार बढ़ेगा, धीरे धीरे ये भ्रंशन की घटनाएं हो जाएगी। जब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे या फिर इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से इस बात को अध्ययन करेंगे कौन सी भारत की नदियां हैं जो भ्रंश में बहती है और वो अपने ढाल के विपरीत दिशा में बहती है। इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ। और जो हम लोग पढ़ रहे थे भू संचलन में जो पढ़ रहे थे कि भू संचलन को दो भागों में बांट के, एक क्या अंतर्जात भू संचलन, एक बहिर्जात भू संचलन। तो अंतर्जात भू संचलन अब समाप्त होता है यहीं पे। अब अगला क्लास में हम लोग बहिर्जात भू संचलन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आया होगा और मैं जो शुरू में 2-4 लाइनें बोला हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसको लेके अपने लाइफ में थोड़ा सा उसको क्या उतारने का प्रयास कीजिए, अपने लाइफ में उसको लाने का प्रयास कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।